Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 1st of April 2024. So आज की क्लास में हम 1 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ 1st ऑफ अप्रैल। सो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। 1 अप्रैल की आज की जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं, चाहे वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बन रहे हैं, चाहे किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट से बन रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है, किसी कंट्री की मुद्रा से रिलेटेड है, किसी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू साइन है, या भारत का भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी जो संगठन है उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट समझौता होता है, कोई मीटिंग कंडक्ट होती है, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज जिसमें हम राज्य समाचार डिस्कस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी बैंकिंग और वित्त समाचार जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण समाचार डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, अभी कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स कहां पर कंडक्ट हुए हैं, क्या मेडल टैली रही है, किसने कौन सा अवार्ड जीता है स्पोर्ट्स में, तो खेल समाचार हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी महत्वपूर्ण दिनों की खबरें जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज न्यूज कवर करेंगे, उनकी थीम से रिलेटेड देखेंगे, उनका पर्पस देखेंगे, फर्स्ट टाइम उन्हें कब स्टार्ट किया गया, क्या रीजन है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सेवंथ हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से, पुरस्कार और मान्यता से रिलेटेड समाचार। फिफ्थ नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी रीसेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, अभी किसी इंटरनेशनल या नेशनल पद पर कोई राज्य स्तर पर किसी कोई नियुक्ति हुई है या इस्तीफे से रिलेटेड कोई समाचार बनता है, तो वो भी हम इसी में कवर करेंगे। और लास्ट हम देखेंगे कल कंप्लीट सारांश या समरी ऑफ द लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये आज हमारे 8 कैटेगरीज होंगी, हम आज के करंट अफेयर्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे और लास्ट में इन 8 कैटेगरीज से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट सारांश और समरी डिस्कस करेंगे। क्लियर? Okay. So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो यूनाइटेड नेशन से न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसको 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एस्टेब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में, जिसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ये वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने आलोचन के बावजूद सऊदी अरब को महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्ति दी है। तो बेसिकली क्या किया है, सऊदी अरब को बेसिकली ह्यूमन राइट फोरम्स के लिए क्या किया है, लीड मिली है, या वो अब क्या कर सकते हैं, नेतृत्व करेंगे। तो सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। सऊदी अरब के महिलाओं के अधिकार पर खराब रिकॉर्ड के कारण इस नियुक्ति ने आक्रोश पैदा कर दिया। सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज अल वसीस आयोग का नेतृत्व करेंगे। मानवाधिकार समूह ने राज्य के कार्यों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के आयोग के जनादेश के बीच असमानता की आलोचना की है। तो यहाँ पर बेसिकली क्रिटिसिज्म हुआ क्यों? देखो, सऊदी अरब में क्या है, खुद व्यूमेन्स के राइट्स के लिए वहां की महिलाएं सफर कर रही हैं। तो अब तुम किसी ऐसी कंट्री को लीडरशिप दे दोगे जो जहां पर खुद व्यूमेन्स के राइट्स प्रिजर्व नहीं है, और स्पेशली आप कैसी चेयरमैनशिप दे रहे हो, यूनाइटेड नेशन कमीशन स्टेटस ऑफ व्यूमेन्स, महिला स्थिति आयोग की अध्यक्षता आप दे रहे हो। तो जहां और लीडर्स थे, जो और कंट्रीज थी, वो अपोज कर रही थी कि सऊदी अरब को ना दिया जाए क्योंकि वहां पर खुद वहां की महिलाओं की स्थिति, जो अधिकार है उनका खराब रिकॉर्ड रहा है। लेकिन फिर भी फाइनली राजदूत अब्दुल अजीज अल वसी इस बेसिकली फोरम का लीडरशिप करेंगे। ओके, शेंगेन ट्रेवल जोन, शेंगेन यात्रा क्षेत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो शेंगेन यात्रा क्षेत्र है, ये एक हवाई यात्रा है। समुद्र मार्ग से आने वाले यात्रियों को बिना पहचान पत्र के एंट्री की परमिशन देता है। तो अभी रोमानिया और बुल्गारिया ने क्या कर लिया है, शेंगेन यात्रा क्षेत्र को ज्वाइन कर लिया है।
तो हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को बिना पहचान पत्र जांच के प्रवेश मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण भूमि सीमा जांच जारी है। यह उन यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो याद रखना, रोमानिया और बुल्गारिया अब किसके पार्ट बन गए हैं? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, कच्छाद्वीप द्वीप एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो कच्छाद्वीप द्वीप है, ये जो हमारा पाक स्ट्रेट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहीं पर एक बेसिकली इंडियन ओशियन में एक द्वीप है जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो कच्छाद्वीप द्वीप एक भारतीय द्वीप है जिसका एक उथल पुथल भरा इतिहास रहा है। यह द्वीप 1974 में इसके हस्ताक्षर के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का केंद्र रहा है। कच्छद्वीपों का ऐतिहासिक महत्व द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करता रहता है। भारत श्रीलंका कूटनीति में द्वीप की स्थिति एक संवेदनशील मुद्दा बना हुई है। तो याद रखना है, कच्छाद्वीप द्वीप कहाँ पर है, डायरेक्ट ये भी पूछ लिया क्योंकि हाल ही में ये किस में रहा है, न्यूज में रहा है। तो ये कच्छाद्वीप द्वीप कहाँ पर है, ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट इंडियन ओशियन के पास है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? कहीं पर कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की कोई चीज फेमस है, तो उसे वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ टॉप पर है। मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स को क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग दिया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रमाणक उत्पाद है। हाल ही में 15 नए उत्पाद जुड़ने के बाद अब कुल 69 उत्पाद हो गए हैं, जिसके साथ ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु है, जहां पर 58 टैग हैं। वाराणसी 30 प्रमाणित उत्पादों के साथ जीआई टैग सम्मान उत्पादन में अग्रणी है, जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो स्टेट में उत्तर प्रदेश है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वाराणसी टॉप पर है, जहां पर कुल 30 प्रमाणित उत्पाद है। क्लियर? तो 2003 में 2004 में 3 में एक्ट आया था, 4 में भारत में दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, भारत राष्ट्रीय समुद्र सप्ताह 2024। तो राष्ट्रीय समुद्र समारोह 29 मार्च 2024 को शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को सचिव टी के रामचंद्र द्वारा मर्चेंट नेवी फ्लैग से सम्मानित किया गया। ये जो राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह है, 29 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। भारत में समुद्री क्षेत्र के महत्व को ये कार्यक्रम उजागर करता है। तो जो भारत में मैरीटाइम सेक्टर्स हैं, उसके इंपोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह। क्लियर? नेक्स्ट है, भारत सरकार की राज्य संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री 23-24 से में क्या आई है, कमी आई है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से धन जुटाने का लक्ष्य रखा। प्राप्त 165 अरब रुपए की राशि आंतरिक लक्ष्य से लगभग 9% कम रही, जो 1.98 अरब डॉलर तक पहुंची है। यह कमी आगामी आम चुनावों के कारण है। प्रधानमंत्री मोदी के निजीकरण एजेंडे से ध्यान हट गया है। तो भारतीय सरकार की राज्य संचालित कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री क्या रही है, कम रही है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ये आरबीआई ने स्थापना दिवस 2024 पर सेवा के 90 वर्ष पूरे किए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसे लेंडर ऑफ द बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसको हिल्टन यंग कमीशन है, ये रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू 1934 में एक्ट पास करके 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। एट प्रेजेंट आरबीआई मुंबई में 1937 में मुंबई स्टैब्लिश किया गया और 1949 में इसे नेशनलाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ला दिया गया। तो अभी आरबीआई ने क्या मनाया है, अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया 1 अप्रैल 2024 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक की संस्था है। आरबीआई के इतिहास में यह उत्सव एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। तो याद रखना, आरबीआई स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, 1 अप्रैल 2024 को। क्लियर? नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है, एचडीएफसी बैंक अपनी शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा। तो एचडीएफसी बैंक जो एजुकेशन आर्म्स है, उसमें अपनी 100% शेयर को क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो बैंक बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन बनाए रखने का प्रयास करता है।
खरीदार का चयन स्विस चुनौती विधि के माध्यम से किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने 30 मार्च को एक नियामक फाइलिंग में अपनी हिस्सेदारी बेचने के इरादे का खुलासा किया है। तो जितने भी बेसिकली एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है वहां पर एचडीएफसी अपने शेयर्स को सेल करेगा। क्लियर। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में 3% हिस्सेदारी हासिल की है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है बेसिकली, उसने अभी क्या किया है, जो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी है वहां पर 3% स्टेक उसके एक्वायर कर लिए हैं। तो 26 मार्च 2024 को सविता ऑयल टेक्नोलॉजी ने एक ब्लॉक डील के माध्यम से एक महत्वपूर्ण इक्विटी लेन देन की घोषणा की है। कंपनी के प्रमोटर श्री गौतम एन मेहरा ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को 3% हिस्सेदारी बेची। इस लेन देन ने प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी को 59.78% तक कम कर दिया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में रणनीतिक निवेश को यह सौदा उजागर करता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में 3% हिस्सेदारी हासिल की। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये नेक्स्ट न्यूज हमारी। सरकार ने इस्पात उत्पाद में बायोचार के उपयोग की खोज के लिए 14th कार्य बल गठित किया है। तो 14 टास्क फोर्स बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टेब्लिश की है टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ बायोचार इन स्टील प्रोडक्ट। तो भारतीय सरकार ने इस्पात उद्योग में बायोचार के संभावित उपयोग की जांच के लिए कार्यबल का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करना और इस्पात निर्माण प्रक्रिया में स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस्पात क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। स्टील उत्पादन में कार्बन तीव्रता को कम करने के तरीके का पता लगाएगी। ये जो टास्क फोर्स है ये बेसिकली क्या करेगी, कार्बन तीव्रता को कम करने के तरीके का भी पता लगाएगी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। तो स्टारगेट क्या है, एक एआई सुपर कंप्यूटर है जिसका बेसिकली बजट कितना रहा, 100 बिलियन रहा, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने डेवलप किया है। तो इस परियोजना की अनुमानित लागत $100 मिलियन है। यह सहयोग एआई संरचना और क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र को और आगे बढ़ाना है। क्लियर। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई का ये जॉइंट वेंचर है, वो स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है इराहा। तो इंडियन फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म है इराहा, जिसका भी ट्रेलर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो भारत की पहली एआई पे आधारित हिंदी फिल्म इराहा का ट्रेलर और गाना लॉन्च इवेंट मुंबई में हुआ। फिल्म में रोहित बॉसरॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिका में दिखेंगे। बिग फिल्म मीडिया द्वारा निर्मित और सैम भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित इराहा 4 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और कार्यक्रम में संगीतकार समीर सेन ने भी शिरकत की। तो इराहा क्या है, भारत की पहली एआई पर आधारित हिंदी फिल्म है। तो नाम याद रखना, भारत की पहली एआई पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है, इराहा। नेक्स्ट है एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास। तो महेंद्र सिंह धोनी ने स्पोर्ट्स से न्यूज है। टी20 क्रिकेट में 300 आउट करने वाले वे पहले विकेट कीपर बन गए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक आईपीएल मैच के दौरान हुई। धोनी की उल्लेखनीय उपलब्धि उनके क्रिकेट में महानता के दर्जे को और बढ़ाती है और इस उपलब्धि ने खेल में उनके असाधारण कौशल और योगदान को उजागर किया है। तो एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। 300 आउट करने वाले वे पहले विकेट कीपर बन गए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। रोहन बोपन्ना और ग्रेट एमडेन मियामी ओपन में विजयी रहे। तो भारत के रोहन बोपन्ना है और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैं जिन्होंने मियामी ओपन में पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त इवान डोडिंग और ऑस्टिन क्राजिसेक को हराया है। मैच का स्कोर इस तरह से रहा। उनकी टेनिस करियर में जीत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। तो याद रखना है रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से ये हार्दिक सिंह और सलीमा टेंटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया है। तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेंटे को क्रमशः पुरुष और महिला श्रेणी में 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में नामांकित किया गया है। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर मैं बात करूं हॉकी इंडिया अवार्ड्स में, तो मेल में हार्दिक सिंह और फीमेल में सलीमा टेंटे रही हैं। ये जो पुरस्कार है 6ठे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में प्रदान किए गए। हॉकी इंडिया ने इस कार्यक्रम के दौरान हॉकी इंडिया लीग के पुनरुत्थान की घोषणा की। पुनर्जीवित लीग जनवरी 2025 में 8 पुरुष टीमें और 6 महिला टीमों के साथ वापस आएगी।
तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से न्यूज है उत्कल दिवस 2024। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य के गठन किया गया था, तो उसी की याद में हम उत्कल दिवस 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो उड़ीसा के लोगों के लिए यह दिन अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान संयुक्त बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग एक अलग राज्य के लिए लंबे समय से चली आ रही संघर्ष की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था बिहार प्रांत से, संयुक्त बिहार प्रांत से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे न्यूज, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो 2023 का अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष रोम इटली में FAO मुख्यालय में समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम 29 मार्च 2024 को हुआ। यह वर्ष भर के उत्सव से प्राप्त उपलब्धि और अंतर्दृष्टि का आंकलन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था। इस वर्ष का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाजरे की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना था। तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है, प्रोफेसर मीना चंद्रा को अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो प्रोफेसर है मीना चरंदा, जो प्राचार्य कालिंदी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उस पुरस्कार ने शिक्षा और सामाजिक सेवा में उनके उल्लेखनीय कार्य को मान्यता दी है। समारोह 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रोफेसर चारंड के योगदान ने उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से ये विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। विनीत जैन जो टाइम्स ग्रुप के प्रबंधक निर्देशक हैं, उनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। भारतीय टेलीविजन समाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जैन ने इस उपलब्धि का श्रेय टाइम्स ग्रुप की टीमों के सामूहिक प्रयास को दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई समीर जैन के समर्थन को भी स्वीकार किया, जिन्होंने समूह के विस्तार और विविधीकरण की यात्रा में उनका साथ दिया है। तो ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यू प्रेसिडेंट ऑफ JNU टीचर एसोसिएशन। तो मौसुमी बसु को अभी क्या बनाया गया है, JNU संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षा संघ ने 2024-25 के कार्यकाल के लिए नए पदाधिकारियों की टीम नियुक्त की है। मौसमी बसु जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में प्रोफेसर है, उन्हें नए JNUTA अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। JNUTA द्वारा जारी एक बयान में नियुक्ति की घोषणा की गई। बासु आगामी कार्यकाल के लिए संघ का नेतृत्व करेंगी। नेक्स्ट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जोश्री दास वर्मा को अपॉइंट किया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष। तो जयश्री वर्मा ने 2024-25 के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्षता के रूप में कार्यभार संभाला है। FLO दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुराने महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है। वर्मा के नेतृत्व से संगठन के नए पहल और विकास की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति FLO के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगी। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो हमने डिस्कस की। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा UN ने अपॉइंट किया है सऊदी अरब को एज अ ह्यूमन राइट फोरम डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन यात्रा में शामिल हो गए हैं। और कच्छद्वीप द्वीप समूह से हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टेट में हमने देखा था नेशनल मैरीटाइम वीक 2024 और यूपी सबसे ज्यादा GI टैग वाला स्टेट बन गया है। बैंकिंग में हमने देखा था बेसिकली 2023-24 के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टेक सेल क्या हुए हैं, फॉल डाउन हुए हैं। RBI ने अपने 90वां स्थापना दिवस बनाया। HDFC ने अपने 100% स्टेक एजुकेशन आर्म्स में सेल करने के लिए डिक्लेयर किया है। और SBI म्यूचुअल फंड ने सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में 3% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि भारत सरकार ने स्टील उद्योग में बायोचर के उपयोग को पता लगाने के लिए 14वां कार्यबल टास्क फोर्स नियुक्त किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर देखा था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI ने डेवलप करने की बेसिकली तैयारी की है। राह हमने एक फिल्म देखी थी जो इंडिया की पहली AI बेस्ड फिल्म है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। खेल से हमने क्रिकेट से देखा था MS धोनी सबसे ज्यादा क्रिकेट गोलकीपर बने हैं, विकेट लेने वाले।
रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने मियामी ओपन खिताब जीत लिया और हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट डेज में हमने उत्कल दिवस देखा और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस देखा। पुरस्कार और समाचार की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसर मीना चंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार और विनीत जैन को ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज में हमने देखा GNU शिक्षा संघ के नए अध्यक्ष के रूप में मौसमी बसु को अपॉइंट किया गया है और जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, स्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।